नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं का भारत की जो खोज पुस्तक है हिंदी की आपकी, उसका जो लेसन है युगों का दौर, उसके अभ्यास के प्रश्नों को हम करने जा रहे हैं। मैंने विशेषतया जो मुख्य प्रश्न थे ना भाई, वो सब ले लिए हैं। कोशिश किया है मुख्य प्रश्नों को लेने का। फिर भी कोई प्रश्न छूटता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो आइए करते हैं उसके प्रश्नों को, बिल्कुल समय को खराब न करते हुए। पहला जो प्रश्न है भाई, मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद भारत किन स्थितियों से गुजरता रहा। मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद शुंग वंश प्रभुत्व में आया। उसका शासन अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे। उत्तर में काबुल से पंजाब तक भारतीय यूनानी फैल गए थे। अगला प्रश्न है, मेनांडर कौन था, वह किस रूप में प्रसिद्ध हुआ। मेनांडर भारतीय यूनानियों का प्रमुख था, जिसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। वह भारतीय यूनानी है ना, वो हार गए। भारतीय चेतना और वातावरण से प्रभावित होकर के मेनांडर बुद्ध बन गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बुद्ध आख्यानों में उसे संत कहा गया है। तो भाई मेनांडर किसका दूसरा नाम है? राजा मिलिंद का। अगला प्रश्न है बेटा, कुषाण काल में बुद्ध धर्म किस प्रकार प्रभावित हुआ। भाई कुषाण काल तक आते आते बुद्ध धर्म, ये ना बुद्ध है ना बेटा, बुद्ध है आएगा, ये इसमें प्रश्न में भी मिस्टेक है और आंसर में मिस्टेक है। द के अंदर ध आएगा, ये इसको आप सही लिखें, गलत ना लिखें। तो कुषाण काल तक आते आते बुद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। उसमें एक था हीनयान और दूसरा था महायान। इन दोनों के बीच मतभेद उठने लगे। बड़ी बड़ी सभाओं में इन पर विवाद आयोजित किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए क्या किया। भाई नागार्जुन ईसा की पहली शताब्दी के विशिष्ट व्यक्ति थे, जिनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के ही बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में हीनयान की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और क्यों। बेटा ये प्रश्न है ना बहुत इम्पोर्टेंट है और बड़ी क्लासों तक के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर इसको याद रखें, लिखें भी। गुप्त साम्राज्य के वंशज समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का काल अत्यंत सुसंस्कृत, शक्तिशाली और समृद्ध था। इस काल में साहित्य और कला के क्षेत्र में भारत ने बहुत प्रगति की थी या उन्नति की थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण में मौर्य साम्राज्य के सिमट जाने पर भी वह किस तरह फलता फूलता रहा। तो विद्यार्थियों एक बात आपको और बता दूं कि ये लेसन जो है आपके बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनमें क्वेश्चन भी ज़्यादा ही होंगे, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के सिमट जाने पर भी दक्षिण भारत बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार का केंद्र बना रहा। यहाँ दूर दूर तक के देशों से
ये मिसप्रिंट है भाई, यहाँ से ये मिसप्रिंट है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, इसको नहीं लिखना है। देशों से जहाज़ों पर, ये ना देशों से जहाज़ पर माल पहुंचाया करते थे। हाँ, यूनानी बस्तियां और रोम के सिक्के पाए गए हैं वहाँ। ये हाँ अकेला नहीं है, वहाँ यूनानी बस्तियों और रोम के सिक्के पाए गए हैं। अगला जो प्रश्न है, उत्तर भारत दक्षिण भारत जैसा विकसित क्यों नहीं हो पाया? भाई, उत्तर भारत का पश्चिमोत्तर दिशा से हमले होते रहे, जैसे हम हरियाणा, दिल्ली वगैरह आप जानते ही हो, ये इधर का जो क्षेत्र है हमारा कश्मीर तक का, उत्तर भारत में ये हम आते हैं। दक्षिण भारत में नीचे तमिलनाडु है, ये जो नीचे के राज्य हैं ये होते हैं। इन हमलों के कारण बहुत से लोग, राजगीर, शिल्पी, कारीगर आदि दक्षिण गांव में दक्षिण भारत में जाकर के बस गए और उत्तर भारत हमलावरों की नीतियों, संस्कृतियों और परंपराओं से अधिक प्रभावित होते रहे। अगला जो प्रश्न है भाई, विदेशी यहाँ लंबे समय तक शासन करने में सफल क्यों रहे? क्या कारण था? भाई, विदेशी हमलावरों ने जब भी भारत पर हमला किया, वे यहाँ आकर अपनी संस्कृति तथा परंपराओं तक भी सिमट कर न रह सके। उन्होंने जल्दी ही अपने आप को इस देश और संस्कृति की परंपरा में डाल लिया, इसलिए वे लंबे समय तक शासन बना करके रहे। अगला जो प्रश्न है, सामाजिक ढांचे और भारतीय दर्शन के बीच दिलचस्प बात क्या है? तो भाई देखिए, सामाजिक ढांचे और भारतीय दर्शन के बीच दिलचस्प बात ये है कि भारतीय सामाजिक ढांचा सामुदायिक था, जिसमें रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था, जबकि भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है। उसकी सारी रचना ये है ना, गलत लिखा हुआ भाई, ये रचना लिख लो, व्यक्ति के विकास को लेकर हुई है। अगला है भाई, भारत में किन किन क्षेत्रों में समन्वय की भावना दिखाई पड़ती है? भाई, भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के बीच ही समन्वय किया गया है। यहाँ व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय का प्रयास किया गया है। भारतीय रंगमंच का मूल जो है ना उद्गम कहाँ मिलता है, उसकी शैली क्या है? तो भाई, भारतीय रंगमंच का मूल उद्गम ऋग्वेद की रचनाओं और संवादों से मिलता है। महाभारत और रामायण में भी नाटकों का उल्लेख मिलता है। इनकी शैली है भाई, वो है नाटकीय। क्या है? नाटकीय शैली है। अगला प्रश्न है बेटा, यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटकों की जानकारी कब हुई? यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटकों की जानकारी 1789 में हुई, जब कालिदास द्वारा रचित नाटक शकुंतला का विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। इस अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसका अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है, भवभूति कौन थे? तो भवभूति संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाट्यकार थे। वे 7वीं शताब्दी में नाट्य क्षेत्र में
चमकते सितारे थे। कालिदास के बाद इनका ही स्थान है। भारत में भवभूति बहुत लोकप्रिय रहे हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, ऐसा क्यों कहा गया है? भाई, संस्कृत भाषा अत्यंत विकसित तथा अनेक तरह से अलंकृत है। इस भाषा ने प्रसार होने, संपन्न होने तथा अलंकृत होने पर भी अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ा। यह अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी भी है। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने संस्कृत के बारे में क्या कहा था? अपने शब्दों में लिखिए। तो भाई, सर विलियम जोन्स ने 1784 में संस्कृत की प्रशंसा करते हुए कहा है कि संस्कृत भाषा चाहे कितनी, लय को हटा देना भाई, यहाँ से ये मिस है। संस्कृत भाषा चाहे कितनी भी पुरानी हो, पर इसकी बनावट अद्भुत है। यह यूनानी भाषा से अधिक पूर्ण तथा लातिनी के मुकाबले उत्कृष्ट है। इसके अलावा यह दोनों भाषाओं से अधिक विस्तृत है, निखरी हुई है। देखने में इन तीनों भाषाओं में इतनी समानता है कि लगता है कि इनका स्रोत एक ही है। बस, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहे हैं, ऊबिए मत। अगला प्रश्न है, भारतीय उपनिवेशों का काल कब से कब तक माना जाता है? तो भारतीय उपनिवेशों का काल ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से शुरू होकर के 15वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है, अर्थात यह लगभग 1300 साल या इससे कुछ अधिक का है। अगला है भाई, उपनिवेशों के इतिहास में भारत और चीन का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा? उपनिवेशों के इतिहास में भारत का प्रभाव टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर अधिक था। यहाँ भारतीय धर्म और कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चीन का प्रभाव महाद्वीप के देशों बर्मा, सियाम और हिंद चीन पर पड़ा। इंडोनेशिया, जावा, बाली आदि ने भारतीय सभ्यता को किस प्रकार बनाए रखा? भाई, इंडोनेशिया का प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरा पड़ा है। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू पर हिंदू धर्म अब भी प्रचलित है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया में किस तरह से दिखाई देता है? भाई, दक्षिण पूर्वी एशिया में प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का प्रभाव अंगकोर तथा बोरोबुदुर की इमारतों और अद्भुत मंदिरों पर दिखाई देता है। जावा में बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों में उत्कीर्ण है। अनेक स्थानों पर विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं भी अंकित की गई हैं। अगला प्रश्न है बेटा, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव के आधार पर भारतीय संगीत की विशेषताएं बताइए। भाई, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव से ज्ञात होता है कि भारतीय और यूरोपीय संगीत में भिन्नता है। भारतीय संगीत बहुत विकसित था। इसने चीन और सुदूर पूर्व के अलावा एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय व्यापार की क्या स्थिति थी? प्राचीन भारतीय व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। अपने सामानों की गुणवत्ता के कारण बहुत से विदेशी बाजारों पर इसका नियंत्रण था।
यह व्यापार पूर्वी समुद्री देशों से भूमध्य सागर तक फैल गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, बस नज़दीक लग गए, अंतिम ही है, बस एक दो क्वेश्चन और रह गए। ईस्वी सन के आरंभिक शताब्दियों में भारतीयों का रसायन शास्त्र संबंधी ज्ञान कैसा था? तो भाई ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत का रसायन शास्त्र संबंधी ज्ञान बहुत अच्छा था। भारतीय लोहे और फौलाद की प्रशंसा अन्य देशों में की जाती थी। युद्ध का सामान बनाने के लिए यह उत्तर होता था। धातुओं से आश्व और भस्म भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणित में प्रयुक्त अंक किस तरह बेजोड़ थे? आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नींव भारत में पड़ी। काफ़ी समय तक इसकी प्रगति बाधित रही, पर शून्यांक मिलने पर अंकों का जो महत्व है वो बहुत बढ़ गया, यानी महत्व और व्यवहार बढ़ गया। ये अंक चिन्ह दूसरे देशों में प्रयुक्त किए जाने वाले तमाम चिन्हों से भिन्न और बेजोड़ थे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ईस्वी के पहले 1000 वर्षों में विपरीत परिस्थितियों में भारत किस प्रकार विकास करता रहा? ईस्वी के पहले 1000 वर्षों में बाहरी हमलों के बीच भी भारत अपना विकास करता रहा। उसने चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से अपना संपर्क बढ़ाया। भारतीय संस्कृति का प्रचार होता रहा। गुप्त काल में भारत की खूब उन्नति हुई। हूणों के आक्रमण का प्राचीन भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर पश्चिमी दिशा से होने वाले हूणों के आक्रमण से भारत राजनीतिक, ये है ना भाई, इसको ठीक कर लेना, राजनीतिक आएगा, ये अशुद्ध है ना, इसको ठीक राजनीतिक लिख लेना इसको, एवं सैन्य दोनों दृष्टियों से कमज़ोर हो गया। उनके यहाँ बसने से लोगों में अंदरूनी परिवर्तन हो गया। उनके बर्बरतापूर्ण व्यवहार भारतीय आदर्शों से भिन्न थे। अगला प्रश्न है, भारत की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसके कारण वह अपनी शक्ति एवं विकास पुनः पा सका। भारत का हर क्षेत्र में भले ही ह्रास हो रहा था, परंतु उसमें जीवन शक्ति, अद्भुत दृढ़ता, लचीलापन और अपने को प्रत्येक परिस्थिति में ढालने जैसी आधारभूत क्षमताएं बची हुई थी। परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप वह नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठा करके शक्तिशाली बना और विकास करता रहा। बस अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बने रहिएगा, एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे बस। तक्षशिला विश्वविद्यालय ने मूर्तिकला और चित्रकला के विकास में अपना प्रोक्ष योगदान किस तरह से दिया? तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय आधुनिक पेशावर के निकट था। यहाँ बहुत से राष्ट्रों से आने वाले आपस में मिलते थे। ये मेक एक मात्रा आएगी भाई, मेक है। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीदियनों, युइचिनों, चियों, ईरानियों, वाखात्री यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। इनकी संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती थी और इनके आपसी प्रभाव के फलस्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। ये ना बड़े प्रश्न, 2-3 प्रश्न इसलिए लिए हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो लिखने भी हैं। ब्राह्मणवाद और हिंदूवाद का उदय किस प्रकार हुआ भाई?
विदेशी तत्व तथा विदेशी हमलावरों के रस्म और रिवाज अजीब थे। इनकी संस्कृति से भारतीय संस्कृति प्रभावित हो रही थी। इससे भारतीय संस्कृति और सामाजिक आदर्शों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा था। इनके विरुद्ध लोगों की जो प्रतिक्रिया थी उसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया है। इसमें धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज सभी कुछ शामिल था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्ष कौन था भारतीय इतिहास में, उसे क्यों याद किया जाता है? हर्ष 7वीं शताब्दी का वह शक्तिशाली राजा था जिसने भारत से हूणों का साम्राज्य स्थापित किया। उसने उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत तक एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। हर्ष ने हिंदू और बुद्ध दोनों को, ये बुद्ध यहाँ फिर गलत है भाई, ठीक लिख लेना इसको, बुद्ध है, दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उसने अपने दरबार में कवियों और नाट्यकारों को एकत्र किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। वह बहुत दानी था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। बस अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। अगला है, अंग्रेजी शासन के बारे में फैले भ्रम तथा वास्तविकता को स्पष्ट कीजिए। अंग्रेजी शासन के बारे में यह भ्रम फैला है कि उसने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की थी, परंतु यह पूर्णतः भ्रामक है। वास्तविकता तो यह है कि अंग्रेजी शासनकाल, ये ना भाई गलत लिखा हुआ शासनकाल, इसको ठीक लिख लेना, शासन से को ठीक कर लेना। शासनकाल में देश की अवनति की प्रकाष्ठा पर था, इसी कारण यहाँ अंग्रेजी शासन, ये शासन फिर गलत है, शासन कायम हो सका। देश की आर्थिक, ये ना मिसप्रिंट है भाई, आर्थिक लिखना है इसको सही, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से टूट गई थी। अगला, भारत में विदेशी टकराव किस प्रकार आत्मसात होते गए? तो ये ना विदेशी, ये भी गलत लिखा हुआ भाई, इसको हटा ही दो टकराव को हटा दो। विदेशी किस प्रकार आत्मसात होते गए? तो भाई भारतीय ढांचा सामुदायिक था, यहाँ सामाजिक नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। इसके बावजूद यहाँ समुदायों को लेकर के लचीलापन था, सामाजिक नियमों को और रीति रिवाजों से बदला जा सकता था। नए या विदेशी टकराव, ये है ना, इसको टकराव को हटा दो। विदेशी अपने रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रख करके समाज के अंग बने रहे। इसी लचीलेपन के कारण यहाँ विदेशी ये तत्व आएगा भाई, आत्मसात होते गए। तो ये ऊपर भी तत्व कर लेना, तत्व ये टकराव है ना, तत्व कर लेना और ऊपर भी तत्व कर लेना। ये तो विद्यार्थियों, ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं इस पाठ के। जो अगला जो पार्ट है वो हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में। तब तक आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ भी लें भाई और लिख भी लें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।